जय श्री कृष्णा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैप्टर 1। चेल्सी घर छोड़कर भाग गई। अमृता अभी अयांश के कमरे में बैठी उस दिन को याद कर रही थी जब सिंघानिया परिवार चेल्सी की जगह उसे शगुन देकर चला गया था। न्यू दिल्ली, मल्होत्रा हाउस। घर में बहुत खुशी का माहौल है। आखिर हो भी क्यों न, उनकी इकलौती बेटी की शादी दिल्ली के सबसे अमीर फैमिली में होने जा रही थी और आज सिंघानिया फैमिली मिस्टर मल्होत्रा की बेटी चेल्सी को शगुन देने आए थे। सोफे पर मिस्टर मल्होत्रा के साथ पूरी सिंघानिया फैमिली बैठी थी और मिसेज मल्होत्रा ऊपर चेल्सी के कमरे में उसे बुलाने गई थी। सिंघानिया फैमिली से आज सिंघानिया फैमिली के हेड हर्षवर्धन सिंघानिया, उनकी वाइफ गायत्री सिंघानिया, उनके बड़े 3 बेटे और उनकी बड़ी बहू सभी आए थे, बस 2 सदस्यों को छोड़कर। सभी बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी की पायल की आवाज़ आई। उन सब ने उस तरफ देखा तो वह एक सुंदर सी लड़की जिसने एक नीले रंग का फ्रॉक सूट पहन रखा था। उसे देखते ही पूरे सिंघानिया परिवार को वो लड़की पसंद आ गई। आखिर वो लड़की थी ही ऐसी कि देखते ही मन को भा जाए। वो लड़की वहाँ आई, सभी को नमस्ते कहा और चाय नाश्ता देने लगी। चाय नाश्ता देने के बाद वो जाने के लिए उठ गई और मिस्टर मल्होत्रा ने बताया कि ये उनकी स्वर्गवासी बहन की बेटी अमृता सिंह है। ये जानते ही सिंघानिया परिवार निराश हो गया। आखिर वो तो उसे ही अपनी बहू के रूप में देखने लगे थे। अभी कोई कुछ कहता कि मिसेज मल्होत्रा घबराते हुए आई और मिस्टर मल्होत्रा को कुछ कहने लगी। उनकी बात सुन मिस्टर मल्होत्रा भी घबरा गए। सिंघानिया परिवार को किसी गड़बड़ का अंदाजा हो चुका था। हर्षवर्धन सिंघानिया ने पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा हकलाते हुए बोले, वो चेल्सी घर छोड़कर भाग गई है और ये चिट्ठी छोड़ी है। इतना सुनना था कि गायत्री जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, जब उस लड़की को शादी करनी ही नहीं थी तो आखिर हाँ क्यों की, और अब तो सारे दिल्ली को पता है कि मल्होत्रा और सिंघानिया परिवार जुड़ने जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने उनका गुस्सा शांत करते हुए कहा, गायत्री शांत हो जाओ। फिर मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखते हुए कहते हैं, चिट्ठी पढ़कर बताइए क्या लिखा है। मिस्टर मल्होत्रा पढ़ना शुरू करते हैं। पापा मम्मी, आई एम सॉरी। जब तक आप सबको ये चिट्ठी मिलेगी मैं इस घर और इस शहर को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं सिंघानिया परिवार में शादी जरूर करना चाहती थी, पर मैं किसी 2 बच्चों के बाप से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि क्यों आप मेरी शादी इनसे करवाना चाहते हैं, जबकि पहले तो आपकी उस मुंह बोली बेटी अमृता की शादी होनी चाहिए। खैर छोड़िए, जो भी हो, पर आज मैं आपसे और इस शहर से दूर अपने आपको की उड़ान उद्यमी जा रही हूँ। आपकी चेल्सी। उसकी चिट्ठी पढ़कर तो एक बार को मिस्टर मल्होत्रा भी शौक हो जाते हैं। इस टाइम सभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। हर्षवर्धन सिंघानिया उठते हुए कहते हैं, चलिए सब ये से बहुत करवा ली बेइज्जती हमने। मिस्टर सिंघानिया उन्हें रोकते हुए कहते हैं, देखिए सिंघानिया साहब, अगर इस तरह शादी टूट गई तो बहुत दोनों परिवारों की बहुत बेइज्जती होगी। हम बैठकर कुछ सोचते हैं। हर्षवर्धन सिंघानिया भी बैठ जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं कि इस मुसीबत का हल कैसे निकाल। तभी गायत्री सिंघानिया कहती है, अब तो एक ही उपाय है। सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। गायत्री जी आगे कहती है कि आपकी दूसरी बेटी की शादी हमारे बेटे से हो। मिस्टर सिंघानिया कहते हैं, पर यह कैसे हो सकता है। गायत्री जी कहती है, क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो आपकी बेटी जैसी है और दिल्ली में सभी को ये पता है कि हमारे बेटे की शादी आपकी बेटी से होने जा रही है, पर अब तक ये है पता कि कौन सी बेटी से होने जा रही है। सभी उनकी बात से अब सहमत लग रहे थे। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा भी तुरंत उनकी बात पर हामी भर देते हैं। पर इस पर गायत्री जी कहती है, आप लोग तो राजी है, पर जिसकी शादी होने जा रही उससे तो पूछिए। उनकी बात पर मिस्टर मल्होत्रा अमृता को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अमृता बेटा तुम प्लीज़ ये शादी कर लो। अमृता कुछ नहीं कहती, बस खाली आंखों से उन्हें देखती रहती है। मिसेज मल्होत्रा उसकी चुप्पी देखकर कहती है, आप उससे पूछ क्यों रहे हैं, वो इस शादी से मना क्यों करगी। आखिर हमने उसे पल पोस कर बड़ा किया है तो हमारा यह एहसान उतरने के लिए वो इतना तो कर ही सकती है। आखिर हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अमृता जो इतनी देर से चुपचाप खड़ा थी वो कहती है, ठीक है मैं ये शादी करके आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी, पर उसके बाद मेरा यानी अमृता सिंह के आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आखिर एहसान का रिश्ता है ना हमारे बीच, तो ठीक है मैं वो एहसान चुकाकर ये रिश्ता ही खत्म कर देती हूँ। सिंघानिया परिवार जो ये सब कुवच देख रहा था उन्हें समझ आ जाता है कि मल्होत्रा फैमिली का अमृता के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, पर उन्हें अमृता का उनसे रिश्ता तोड़ना सही लगता है। आखिर क्योंकि वो भी ये जान गए थे कि वो लोग कितने मतलबी है और शायद उनका इस शादी के पीछे भी कोई ना कोई मतलब छिपा होगा, जो भी वो चेल्सी के जरिए और अब वो अमृता के जरिए निकालना चाहते थे। पर अमृता ने उनसे रिश्ता तोड़कर आगे आने वाली कई परेशानियां का समाधान कर दिया था। सिंघानिया परिवार भी शगुन देने की रस्म पूरी करते हैं। फिर हर्षवर्धन जी मिस्टर मल्होत्रा से कहते हैं, कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, आशा करते हैं कि तब तक हमारी होने वाली बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी। मिस्टर मल्होत्रा उनकी बातों के पीछे छिपी धमकी को समझ जाते हैं।
थोड़ी देर में वो सिंघानिया परिवार वहां से निकल जाता है। उनके निकलते ही अमृता को एक फ़ोन आता है और वो भी वहां से निकल जाती है। चैप्टर 2 आई एम सो सॉरी। अमृता अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है और वो अपनी नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ एक लड़का शेरवानी पहनकर खड़ा था। अमृता उसे देखकर थोड़ा सा हम जाती है। वो लड़का पूरे कमरे की सजावट देखता है और फिर बेड की तरफ कहा अमृता घूंघट में बैठी थी। वो कहता है, देखिए आई एम सो सॉरी, पर मैंने ये शादी अपने बच्चों के लिए की है, इसीलिए आप मुझसे कोई उम्मीद न रखें। आप इस घर की बहू और मेरे बच्चों की माँ जरूर बन सकती है, पर मेरी पत्नी नहीं। इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अमृता को जब फिर से दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो धीरे से अपना घूंघट उठती है। नीली बड़ी बड़ी आंखें, चांद सा गोरा मुखड़ा और गुलाबी होठ, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर उदासी, लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी अमृता इस समय। अमृता धीरे से बेड पर से खड़ी होती है और अपनी ज्वेलरी निकलने लगती है। ज्वेलरी निकलकर वो बेड साइड वाली टेबल पर रख देती है। फिर वो पूरे कमरे की सजावट को देखती है जो उन दोनों के लिए की गई थी, पर शायद ये सब कुछ किसी काम का नहीं था जब तक कि वो दोनों इस शादी को एक मौका न दे। अमृता रूम की डेकोरेटिव लाइट्स ऑफ करती है और नॉर्मल लाइट्स ऑन कर देती है। वो एक गहरी सांस लेती है और एक एक कर सब कुछ साफ करने लगती है। आधे घंटे में वो सब कुछ साफ कर देती है। फिर वो एक बार रूम में चारों तरफ ध्यान से देखती है तो पती है कि तुम वेल फिनिश्ड था, बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। रूम की वॉल्स पर एक लड़के और लड़की की ढेर सारी खूबसूरत फोटोज लगी हुई थी। फोटोज देखकर लगता था जैसे वो फोटोज उन दोनों के प्यार की गवाही दे रही हो। कुछ देर ये सब देखने के बाद वो लड़की अपना लहंगा संभालते हुए बालकनी की तरफ चली जाती हैं जहां 3 सिंगल सीटर सोफे और एक कांच की टेबल लगी हुई। वो वही रेलिंग के पास जाकर एक टक चांद को देखने लगती है। दूसरी तरफ जब वो लड़का एक टॉवल अपनी कमर पर लपेट वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि रूम बिल्कुल खाली है और वो रूम जहां अब तक सुहाग की सेज सजी हुई थी वो अब पहले की तरह हो गया था। वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकलता है और पहनकर बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में वो लड़की अब तक चांद को देख रही थी। चांद की रोशनी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी सारी ज्वेलरीज निकाल दी थी और उसके बाल अब भी एक जुड़े में कैद थे। वो लड़का यानी अयांश, जिसकी आज ही अमृता से शादी हुई थी और अब वो उसका पति था, वो अमृता के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। काफ़ी देर बाद भी जब वो देखता है कि वो लड़की अब भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हल्का सा खांसता है। उसके खांसने से जैसे अमृता नींद से जागी वो हड़बड़ाती हुई कहती है, जी जी अयांश जी, आप फ्रेश हो जाए। अमृता अपना सिर हिलाकर अंदर चली जाती है और अयांश जैसे किसी गहरी सोच में चला जाता है। कुछ एक घंटे बाद जब वो रूम में आता है तो देखता है अमृता एक सिंपल सी येलो कलर की कुर्ती और वाइट कलर की प्लाजो पहने उस रूम के एक बड़े से सोफे पर सो रही है। उसके बाल अब भी एक जुड़े में बंधे हुए था। अयांश उसकी तरफ जाता है और कुछ देर देखने के बाद बेड पर से एक कंबल लेकर उसे उड़ा देता है और खुद बेड पर लेट जाता है। रात 2 बजे अमृता उठकर सोफे पर बैठी थी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी क्योंकि मल्होत्रा हाउस में उसे जल्दी उठकर सारा काम करना पड़ता था। मगर आज उसकी नींद कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गई और अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी जबकि वो रात में करीब 11 बजे सोई थी। शायद नई जगह होने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। इस टाइम रूम में एकदम अंधेरा था और धीरे से साइड में लगे स्विच बोर्ड से एक बटन प्रेस करती है तो रूम में एकदम से रोशनी हो जाती है। वो जल्दी से इस लाइट को ऑफ कर देती है और फिर से दूसरा बटन प्रेस करती है। इस बार सोफे के साइड एक डीम लाइट ऑन हो जाती है। वो धीमे कदमों से रूम के एक कोने में जाती है जहां उसका लगेज रखा था। वो एक बैग में से अपनी स्केचबुक और एक पेन बॉक्स निकालती है, फिर बैग बंद करके बालकनी की तरफ चली जाती है और वहां सोफे पर बैठकर अपनी स्केचबुक में स्केचिंग करने लगती है। स्केचिंग करते करते कब 2 घंटे बीत गए उसे कुछ पता ही है चला। अब उसकी स्केच पूरी बनकर तैयार हो जाती है। वो स्केचबुक बंद करती है और अपना सामान लेकर वापस कमरे में आ जाती है। वही कमरे में जब अयांश की नींद अलार्म की आवाज़ से खुलती है वो बेड पर लेटे हुए ही अलार्म ऑफ कर देता है। वो अपने कमरे में एक नज़र घूमता है तो उसे उस रूम में उसके अलावा कोई भी नहीं मिलता। वो अपने आप से ही कहता है, ये कहाँ चली गई, रात में तो यही थी। फिर टाइम देखता है तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे। तभी वो देखता है कि कोई बालकनी का डोर खोलकर अंदर आ रहा है। वो उस तरफ देखता है तो वह अमृता खड़ी थी। उसके हाथ में एक स्केचबुक और पेन बॉक्स था। वो धीमे कदमों से आती है और सारा सामान टेबल पर रखकर अपने लगेज से अपने लिए लफड़े लेती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। चैप्टर 3 स्केचेज। उसके जाने के बाद अयांश उठता है और धीरे से टेबल की तरफ जाकर उस स्केचबुक को देखकर सोचने लगता है, ये कितनी देर से बाहर है। क्या इन्हें नींद नहीं आ रही थी जो ये इस टाइम बालकनी में बैठी थी। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बालकनी से हवा का झोंका आता है और अमृता की स्केचबुक के पन्ने खुलने लगते हैं। वो उन खुलते हुए पन्नों से अमृता के बनाए स्केच देखने लगता है। सारे स्केच बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जाकर बालकनी का ग्लास डोर बंद करता है और सोफे पर बैठकर अमृता के बनाए हुए स्केचेस देखने लगता है। उन सभी स्केचेस को देखकर पता लग रहा था कि बनाने वाले ने कितनी बारीकी से बनाया है।
स्टार्टिंग का स्केच किसी फैमिली का था जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक 10 साल की लड़की थी। फिर दूसरे स्केच में वही आदमी और औरत हाथ पकड़कर कहीं दूर जा रहे थे और वो लड़की उन्हें अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। तीसरे स्केच में एक छोटी सी लड़की बिल्कुल अकेली थी और खाली आंखों से आसमान में तारों को निहार रही थी। चौथे स्केच में वो लड़की दूर खड़े होकर एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चों को साथ में लंच करते हुए देख रही थी। अभी वो अगला पन्ना खोलता कि तभी उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो इस तरफ देखता है तो वहाँ अमृता खड़ी थी। जैसे ही अमृता उसके हाथ में अपनी स्केच बुक देखती है, वो जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ से अपनी स्केच बुक ले लेती है और धीमी आवाज़ में कहती है, अमृता, ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ों को बिना उनकी परमिशन के नहीं छूना चाहिए। उसकी बात सुनकर अयांश झेप जाता है और हकलाते हुए कहता है, सॉरी। अमृता कोई जवाब नहीं देती है, बस उसे एक नज़र देखकर अपने एक बैग में वो स्केच बुक रख देती है और उस बैग में से एक पाउच निकल लेती है। अयांश उससे पूछता है, आप बालकनी में क्या कर रही थी? अमृता बिना देखे कहती है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बालकनी में चली गई। अयांश आगे उससे कुछ नहीं कहता और अपना टॉवल लेकर नहाने चला जाता है और अमृता तैयार होने लगती है क्योंकि आज उसका इस घर में पहला दिन था और गायत्री जी यानी उसकी सासू माँ ने उसे 5:30 बजे तक नीचे पूजा के लिए बुलाया था। उसके अभी एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर वाइट कलर की बहुत सुंदर सी सिल्वर कलर की लेस लगी हुई थी और साड़ी में भी कहीं कहीं सिल्वर कलर के छोटे छोटे कुंदन लगे हुए थे जो उस साड़ी को सिंपल पर स्टाइलिश बना रहे थे। उसने अभी सिर्फ अपना मंगलसूत्र पहन रखा था। अमृता अपने गीले बालों को खोलती है जो अभी एक जुड़े में बंधे हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे, उसके घुटने से थोड़े ऊपर तक आते थे। वो जल्दी से अपने बालों को सुखाती है, फिर बीच से मांग निकलकर उन्हें फिर से एक जुड़े में बांध लेती है और मांग में सिंदूर लगाती है। फिर वो उस पाउच को खोलती है तो उसमें कुछ लाइट वेट की सुंदर सुंदर ज्वेलरी रखी थी। अमृता सबसे पहले एक सुंदर सी प्लेटिनियम की चेन निकालती है जिसके पेंडेंट में एक आधा चांद बना हुआ था और उस आधे चांद से 3 छोटे छोटे स्टोन्स जुड़े हुए थे। वो उस चेन को पहन लेती है। फिर वो झुमके, चूड़ा, पायल और बिछिया पहन लेती है। वो एक बार अपने आप को आईने में देखती है, फिर सर पर पल्ला लेकर नीचे चली जाती है। नीचे गायत्री जी और उनकी बड़ी बहू सुहानी मंदिर की सफाई कर रही थी। तभी उन्हें किसी किन पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। जब दोनों इस तरफ देखते हैं तो वहाँ अमृता उनकी ही तरफ आ रही थी। अमृता आती है और गायत्री जी के पैर छू लेती है। गायत्री जी उसे आशीर्वाद देती है, फिर प्यार से पूछती है, अमृता, आज आपका इस घर में पहला दिन है और आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, तो आज की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करिए। अमृता उनकी बात सुनकर अपनी पलकें झुका लेती है और कहती है, जी। फिर सुहानी आगे आकर आरती की थाल उसे पकड़ा देती है। अमृता सामने रखी राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं और फिर गाना शुरू करती है जो बचपन में उसकी माँ गाया करती थी। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है, भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर, जोगन आरती गाए रही है। भोर भय ते सांझ ढले तक, सेवा कौन इतने हमारो। स्नान कराए वो, वस्त्र ओढ़ाए वो, भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। जैसे ही वो आरती गाना बंद करती है और पीछे पलटती है तो सारे घर वाला वहाँ खड़े थे। अयांश भी खड़ा था पर वो सीढ़ियों के पास खड़ा था, वो कभी मंदिर में पैर भी नहीं रखता था। मंदिर में इस समय अमृता की सास गायत्री जी, उसके ससुर हर्षवर्धन जी, उसके जेठ विशाल, उसकी जेठानी सुहानी, उसका देवर साहिल, अयांश का 6 साल का बेटा अंश और मंदिर के थोड़ी दूरी पर अयांश की 3 साल की बेटी आशी अपने हाथ में एक डॉल लिए अपनी नींद भरी आंखों से मंदिर के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंश और आशी को छोड़कर वो सभी से शादी से पहले ही मिल चुकी थी, पर अंश और आशी से वो शादी को रस्मों के दौरान मिली थी। वो सभी को आरती देने लगती है। हर्षवर्धन जी को आरती देकर हर्षवर्धन जी के पैर छूती है। सभी को आरती दे देती है। जब अंश के पास पहुंचती है तो वो भी अपने हाथ आरती लेने के लिए बढ़ता है, पर आरती लेता कि पहले ही अमृता आरती लेकर उसके सर पर हाथ फेर देती है। अंश की आंखें नाम हो जाती है क्योंकि ऐसा अक्सर उसकी माँ किया करती थी। वो चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आखिर में आशी के पास जाती है और उसे भी अपने हाथों से ही आरती दे देती है। फिर आरती मंदिर में रख देती है। आरती रखकर वो मुड़ती है तो आशी उसके पैरों से आकर लिप जाती है। चैप्टर 4, मैं किसी का हक नहीं ले सकती। अमृता ने जब गर्दन नीचे करके देखा तो आशी उसके पैरों से लिपट कर खड़ी थी। अमृता उसे इस देख नीचे बैठ जाती है और फिर उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से उसके माथे को चूम लेती है और फिर उसे गले लगाकर उसका सर सहलाने लगती है। वही आशी जब अपने सर पर एक प्यारा सा स्पर्श महसूस करती तब इसकी आंखों से एकाएक आंसू निकलने लगते हैं और वो अपनी तुतलती आवाज में कहती है,
आशी मम मम। अमृता उसका सर सहलाते हुए, हाँ बच्चा मैं यही हूँ। आशी उससे थोड़ा दूर होकर अपनी तोतली आवाज में कहती है, मम आशीती मम। अमृता मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लेती है तो आशी भी अपना सर उसके कंधे पर टिका देती है और सबकी तरफ देखने लगती है, देसे के रही हो, देखा ये मम है। गायत्री जी कहती है, अमृता बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आशी को हमें दे दो और जाओ जाकर मटर पनीर, रोटी, खीर, पूरी और पुलाव बना दो। रसोई में सारा सामान पहले से ही निकल रखा है। और फिर आशी की तरफ देखकर कहती है, आशी चलो दादी के पास आ जाओ। इतना सुनकर आशी अमृता से चिपक जाती है और अपनी गर्दन न में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मम, आशी को मम चाहिए। अमृता अपनी धीमी आवाज में कहती है, रहने दीजिए ना माँ। गायत्री जी कहती है, ठीक है पर ध्यान रखना और ज्यादा परेशान करे तो हमें बता देना। अमृता अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर रसोई की तरफ चली जाती है। वहां जाकर वो आशी को स्लैब पर बिठा देती है और खाना बनाना शुरू करने से पहले पूजा करती है, फिर खाना बनाना शुरू करती है। वहां सर्वेंट्स भी काम कर रहे होते हैं जो उसकी छोटी मोटी मदद कर देते हैं। और साथ ही बीच बीच में वो आशी से बातें कर रही थी। वो आशी से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही थी। करीब देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने को खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। सर्वेंट्स आते हैं और खाना लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद अमृता आशी को गोद में लेकर बाहर आती है। अमृता आशी को एक खाली सीट पर बिठा देती है और फिर सबको सर्व करने लगती है, पर आशी कुर्सी से उतरकर उसका साड़ी का पल्लू पकड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जिसे देखकर अमृता उसे गोद में उठा लेती है और फिर प्यार से पूछती है, क्या हुआ, खाना नहीं खाना। आशी उसे क्यूट सा फेस बनाकर देखती है और फिर उसका एक हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मम के हाथ से खाना है। सभी घर वाले हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं क्योंकि आज तक उसने अपने पापा को छोड़कर किसी के हाथ से खाना नहीं खाया। अमृता कुछ बोलती कि गायत्री जी कहती है, बहू बैठकर इसे भी खिला दो और तुम भी खा लो, सर्वेंट सर्व कर देंगे। अमृता जी माँ बोलकर बैठ जाती है और आशी को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ये सब कुछ देखकर अंश को बहुत जलन हो रही थी, पर वो कुछ कहता नहीं, शायद उसके मन में कोई बात थी। खाना हो जाने के बाद सब उसे नेक देते हैं। हर्षवर्धन जी उसे एक पैसे का लिफाफा देते, विशाल उसके जेठ भी उसे पैसे का लिफाफा देते हैं, सुहानी उसे बहुत सुंदर सा हार का सेट देती है, साहिल उसे एक सुंदर सा ब्रेसलेट और कपल रिंग देता है। सब अयांश की तरफ देखते हैं पर वो कोई गिफ्ट नहीं लाया था। ऐसा नहीं था कि उसे कुछ मालूम नहीं था, बस वो लाना भूल गया था। तो साहिल उसे वो कपल रिंग देकर कहता है, भाई एक काम करो, ये रिंग आप भाभी को पहना दो। और दूसरी रिंग अमृता को सेकर कहता है, भाभी ये रिंग आप भाई को पहना दो। दोनों बिना कुछ बोले रिंग एक दूसरे को पहना देते हैं। आखिर में गायत्री जी अमृता के पास आती है और उसे जड़ाव कंगन देते हुए कहती है, ये कंगन अयांश की पहली पत्नी शिखा के है, उसे मैंने ये अयांश की पत्नी के लिए बनवाए थे और आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। उनका इतना कहने था कि अयांश वहां से गुस्से में उठकर चला जाता है। उसे जाता देख कोई कुछ कहता कि अमृता उस कंगन को अपने हाथ से निकलकर कहती है, माँ मैं ये कंगन नहीं ले सकती, ये कंगन शिखा जी के है और मैं उनका हक नहीं ले सकती। आप भी जानती है कि उन्होंने अभी तक मुझे अपनी पत्नी का हक नहीं दिया, तो मैं ये कंगन नहीं कह सकती। गायत्री जी उसे बहुत मानने की कोशिश करती है पर वह मानती ही नहीं। हार मानकर गायत्री जी उसे वो कंगन अपने पास रखने को कहती है और बोलती है कि जब तुम्हें अयांश खुद अपनी पत्नी मानकर ये कंगन पहनाए तब पहन लेना, पर उसे अब से तुम ही रखो। और ये बोलकर वो कंगन उसे पकड़ा देती है। फिर वो सारे गिफ्ट्स के कर अपने रूम की तरफ जाने को होती है, पर फिर मुड़कर अंश और आशी को देखती है और उनसे कहती है, क्या आप दोनों मेरे साथ चलेंगे। आशी तो तुरंत उठकर चल देती है पर अंश कुछ सोच रहा था। तो अमृता इसके पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, ज्यादा मत सोचो, मैं बस आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती है। अंश भी उसका हाथ थाम लेता है। दूसरी तरफ से आशी भी उसका हाथ थाम लेती है। अब उसके दोनों हाथ खाली नहीं थे तो साहिल कहता है, भाभी आप चलिए, मैं ये सब आपके कमरे में पहुंचा दूंगा। ये बोलकर वो सारे गिफ्ट लेता है और उनके साथ चल देता है। वो सभी अयांश के कमरे में पहुंचते हैं। साहिल गिफ्ट्स रख कर चले जाते हैं। अमृता दोनों बच्चों को बात पर बिठा देती है और खुद जाकर कमरे में लगी शिखा की तस्वीर के पास जाती है जिस पर एक फूलों का हार चढ़ा हुआ था। वह रखा दिया जलाती है। फिर वो कंगन लेकर उस तस्वीर के नीचे लगे कांचले स्लैब पर एक लाल कपड़ा बिछा देती है और उस पर रख देती है। चैप्टर 5 जिंदगी में कई तरह के लोग मिलते हैं। फिर पीछे मुड़कर आशी से कहती है, जैद आशी बच्चा जाओ, जाकर अपने पापा को ढूंढो, पता नहीं कहाँ है। उसके जाने के बाद अंश के पास आती है और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछती है, क्या हुआ, डर लग रहा है कि मैं आपकी मम्मा की प्लेस ले लूंगी, अपने किसी बंद कमरे में मरूंगी। अंश कुछ नहीं कहता, बस अमृता की आंखों में देखता रहता है। अमृता उसके बिखरे बालों को अपने हाथों से संवारते हुए कहती है, बच्चा हम जिंदगी में कई तरह के लोगों से मिलते गई, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे।
ये बहुत अच्छी बात है को आप बुरे की पहचान कर सकते हैं, पर क्या हो अगर आप किसी अच्छे इंसान को भी बुरा समझकर उसके साथ बुरा बिहेव करें। माना कि आप मुझे अपनी माँ नहीं मानना चाहते, कोई बात नहीं, पर क्या आप मुझे भी सौतेली माँ की तरह बुरा समझ रहे हैं जो आते ही आपको अपनी फैमिली से दूर कर देंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो बेटा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि मैं कभी आपको आपकी फैमिली अपने पापा से दूर नहीं करूंगी और न ही तो कभी आपकी मम्मा की प्लेस लूंगी। इतना सुनते ही अंश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कसकर अमृता को हक कर लेता है और सुबकने लगता है। अमृता भी उसे हक कर लेती है और उस दिन को याद करने लगती है जब वो वंश से पहली बार मिली थी। फ्लैशबैक। आज अमृता एक पार्क में आई थी। आज उसका मन ही नहीं लग रहा था, घर पर रह रहकर उसे आज अपनी फैमिली की कमी महसूस हो रही थी, बहुत याद आ रही थी। तभी वहाँ खेल रहे एक बच्चा अपने दोस्त का हाथ पकड़कर उसके पास वालेंसी पर बैठा देता है और अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहता है, आंटी क्या आप प्लीज़ इस बैंडेज कर सकती है, इसे चोट लगी है। और फिर वो अपने हाथ में पकड़ा मेडिकल किट उसकी तरफ बढ़ा देता है। अमृता उस मेडिकल किट को के लेती है। अमृता उस लड़के की तरफ देखती है, फिर पूछती है आपका दोनों का नाम क्या है और आपके दोस्त को चोट कैसे लगी। उसकी बात सुन वो लड़का कहता है, मेरा नाम अंश है और ये मेरा दोस्त वीर है, और हम जब पार्क में खेल रहे थे ना तो वो बॉयज़ हमसे हार गए और मुझे हार्म करना चाहते थे, तो वीर बीच में आ गया पर उन्होंने उसे गिरा दिया। जब वहाँ पर उनकी मम्मा आई तो उन्होंने हमें कहा कि मेरी मम्मा नहीं है ना, इसीलिए मैं बैड बॉय हूँ, और जब मेरी दूसरी मम्मा आ जाएगी तब वो मुझे रूम में बंद करके मैं पिटाई करेगी और मुझे सबक सिखाएगी। फिर अपनी उदास आंखों से अमृता को देखते हुए कहता है, आंटी क्या सच में मैं बैड बॉय हूँ और मेरी दूसरी मम्मा मुझे करेंगी। अमृता ने वीर की पट्टी कर दी थी तो वो अंश को देखकर उसे अपने पास बिठा लेती है और फिर प्यार से कहती है, बेटा हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कई सारी सौतेली मम्मा बैड भी होती है पर सारी नहीं, और अगर आपको आपकी दूसरी मम्मा पसंद ना आए तो आप अपने पापा को बताना, अगर वो न सुने तो आप मुझे बताना। ओक। अंश कहता है, ओक आंटी। फ्लैशबैक एंड। अमृता अपनी सोच से बाहर आते हुए अंश को देखती है जो उसकी गोद में ही रोते रोते सो गया था। वो उसे संभालकर बेड पर सुला देती है। इतने में ही आशी रूम में आती है और अपनी तोतली आवाज में कहती है, मम्मू दे तो पापा मिले ही नहीं, पाता नहीं का है। उसकी बात सुनकर अमृता उसे अपनी गोद में उठा लेती है और प्यार से कहती है, और तो मेरी प्यारी सी गुड़िया अपने पापा को दुटे हुए थक गई है। अभी वो इतना कहती है कि रूम की बालकनी का दरवाजा खुलता है और अयांश अंदर आता है और फिर आशी को देखकर कहता है, बच्चा आपने मुझे पूरे घर में ढूंढा पर मेरे रूम तो ढूंढा ही नहीं। इतना बोलकर वो अमृता के पास आकर आशी को अपनी गोद में ले लेता है और आगे कहता है, और देन अब मैं आ गया ना, तो बताओ आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। आशी कहती है, पापा मुझे ना आपके साथ खेलना है। उसकी बात सुन अयांश कहता है, और चलो फिर। अमृता कहती है, सुनिए वो मुझे अपना सामान रखना था। अयांश कहता है, ठीक है मैं दूसरी अमीर ला दूंगा। अमृता कहती है, अरे क्या ज़रूरत है, ये अपमीरा काफ़ी बड़ी है, इसी में आ जाएंगे। अयांश कहता है, आप मेरी बात मानिए, नहीं आएंगे। अमृता कहती है, अरे आ जाएंगे अगर थोड़ा सिस्टमेटिस रखे तो। अयांश कहता है, आपका क्या मतलब है, मैं अलमीरा अस्त व्यस्त रखता हूँ। अमृता कहती है, नहीं वो। अयांश कहता है, तो ठीक है ट्राई कर लीजिए। इतना बोल वो आशी के साथ रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद आशी अंश को चादर ओढ़ा तो है, फिर अलमीरा खोल के देखती है। अलमीरा में जमे हुए तो थे पर फिर भी काफ़ी जगह ले रहे थे। अमृता एक गहरी सांस लेती है, फिर अयांश के कपड़े लेफ्ट साइड वाले सेक्शन में सही तरह से रखने लगती है। करीब 1 घंटे बाद वो सब अच्छे से जमा देती है। सब कुछ जमाने के बाद भी इतनी जगह थी कि अयांश के कुछ और कपड़े आ जाते। इतना करने के बाद वो अपना बैग लाती है, अपनी ड्रेसेज अरेंज करने लगती है। सब अरेंज होने के बाद वो एक फ़ोटो एल्बम को वही ड्रोज में सबसे नीचे रख देती है, फिर उसके ऊपर अपने शादी के गहने रखती है। फिर वो सारे गिफ्ट्स जो उसे नीचे मिले थे सिवाय इस कंगन के। फिर दूसरा ड्रोज खोलकर उसने शिखा के जो गहने उसे गायत्री जी ने दिए थे वो उन्हें उसमें रख देती है। हालांकि वो उन्हें कभी पहनने नहीं वाली थी, क्योंकि इन सभी चीज़ों से शिखा की याद जुड़ी थी। अगर वो इन्हें पहने तो कहीं सबको ये न लगे कि वो शिखा की जगह लेने को कोशिश कर रही है। वो सब कुछ अरेंज कर देने के बाद अपनी स्केच बुक को कपड़ों के नीचे छुपा देती है। चैप्टर 6। कपड़े अरेंज करने के बाद वो रूम को थोड़ा प्रॉपर कर देती है। फिर बेड पर अंश को देखती है जो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। अमृता उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। अंश भी थोड़ी देर में शांत हो जाता है और नींद में ही थोड़ा सरक कर अपना सिर उसकी गोद में रख लेता है। अमृता अब उसके सिरहाने बैठे इसका सर सहलाते हुए उसे देखती रहती है। अभी उसके मन में बहुत से सवाल थे। अयांश आशी के साथ खेलकर उसे लेकर जब वापस आता है तो सामने बेड पर अमृता बैठकर अपने गोद में लेटे अंश का सिर सहला रही थी, तो वही अंश आराम से सो रहा था जैसे उसे उसकी जन्नत मिल गई हो। वो उसे कुछ देर देखता रहता है। आखिर 2 सालों बाद उसे अपने बेटे के चेहरे पर सुकून जो देखने को मिला था। तभी अंश की नींद खुल जाती है और वो अपनी आंखें मलते हुए उठ जाता है और अपने सामने जब अमृता को बैठे देखता है तो वो उसे देख एक स्माइल पास करता है और इसके गले लग जाता है, थैंक यू।
अमृता उसे देख मुस्कुरा देती है और प्यार से उसके माथे पर एक किस करके कहती है थैंक यू किस लिए। अंश उससे लिपटे हुए ही कहता है ऐसे ही। अमृता उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती है हम। अंश चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी अपने आप को अकेले फील मत करना। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई बात है जो आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी वक्त मेरे पास आ जाना। ओक। अंश कहता है हम। अभी वो ऐसे ही बैठे थे कि अंश की नज़र दरवाजे पर खड़े अंश और आशी को देख लेता है। उन्हें देख न जाने उसे क्या होता है। वो अमृता को बाय बोल उसकी को गोद से उतरकर यश और आशी को इग्नोर करके अपने रूम की तरफ चला जाता है। अमृता जाते हुए अंश को देखती है, फिर अंश और आशी को, जिनकी आंखों में उदासी थी। वो बस सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ कुछ तो उसे समझ आ रहा था, पर अब भी कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं था और वो अंश से पूछकर उसे दुखी नहीं करना थी। शाम को 6 बजे किचन में सुहानी और अमृता बातें करते हुए काम कर रही थी कि तभी वहाँ साहिल आ जाता है। साहिल कहता है क्या बात है, आज दो ब्यूटीफुल लेडीज किचन में खाना बना रही है। सुहानी हंसते हुए कहती है साहिल भैया क्या चाहिए आपको जो इतना मक्खन लगा रहे हैं। साहिल कहता है ओहो भाभी आपको भी ना, मुझे क्या ही चाहिए होगा, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी बातें करने आ गया। फिर अमृता की तरफ देखकर वैसे अमृता भाभी आज सुबह आपने क्या खाना बनाया था, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। अमृता उसकी तरफ देखकर कहती है थैंक यू भैया। साहिल उसकी तरफ आकर थोड़े नोटक भरे अंदाज में कहता है हेलो ब्यूटीफुल, मैं आपका क्यूट सा देवर, इस घर में मुझे छोड़कर सब बोरिंग है और मैं इस घर में सबसे काम का बंदा हूँ, तो क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। अमृता उसे शौक होकर देखती है, फिर सुहानी की तरफ जो साहिल को घूर कर देख रही होती है। सुहानी मुंह बनाकर कहती है आपका क्या मतलब है भैया, सब बोरिंग है, मतलब मैं भी। साहिल कहता है और नहीं नहीं, आप बोरिंग नहीं है। सुहानी थोड़ी देर उसे घूरते रहती है, फिर हंसते हुए कहती है हाँ अमृता बात तो सही है साहिल भैया की, मेरी बात मानो, कर लो दोस्ती। अगर कभी तुम्हें खाना बनाने का मन न करे तो इनसे बनवा लेना। क्यों साहिल भैया। साहिल कहता है मतलब आपने भी मुझसे दोस्ती खाना बनवाने के लिए की थी। सुहानी कहती है हाँ। उसकी बात सुन तो साहिल का मुंह ही बन जाता है। उसकी ऐसी शक्ल देख सुहानी और अमृता दोनों हंसने लगती है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बाहर से अयनांश के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो तीनों जल्दी से बाहर आते हैं तो देखते हैं आशी डरी सहमी सी अयांश के पीछे छिपी हुई थी, तो वही अंश और अयांश एक दूसरे की तरफ गुस्से से देख रहे थे। अयांश गुस्से में कहता है अंश बहुत हो गया है तुम्हारा, तुमने आशी से ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे की। अंश कुछ नहीं कहता, बस उसे घूरता रहता है। अयांश आगे कहता है ऐसा भी क्या कर दिया आशी ने जो तुम इतना भड़क रहे हो, एक मामूली सा खिलौना ही तो था, दूसरा खरीद लेना। हर्षवर्धन जी और गायत्री जी को छोड़कर सभी हॉल में खड़े होकर इस लड़ाई को देख रहा था, पर कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था। अमृत जो अभी अभी वहां आई थी वो अंश के हाथ से रिस रहे खून को देख लेती है और दौड़कर उसके पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चिंता भरी आवाज में कहती है अंश आपके हाथ में चोट कैसे लगी, खून भी बह रहा है, चलो आप हमारे साथ में बैंडेज कर देती हूँ। जब सब अमृता की बात सुनते हैं तो सभी का ध्यान भी अंश की चोट पर जाता है। उन्हें अफसोस होता कि आखिर उनका ध्यान अंश की चोट पर क्यों नहीं गया, लेकिन अभी वो सभी भी सोच रहे थे कि आखिर उसे ये चोट लगी कैसे। कोष्टक। अमृत इतना बोल उसे उठाने की कोशिश करती है कि अंश कहता है आप इन सभी से कह दीजिए कि आज के बाद कोई भी मेरे रूम में कोई भी नहीं आएगा। अमृता कहती है अंश क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, अभी चलो और दवाई लगवा लो। इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अमृता इस बार उसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही उठाकर सोफे पर बिठा देती है और कहती है भाभी फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। सुहानी उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दे देती है। अमृता बहुत ध्यान से उसे फर्स्ट एड करने लगती है। सबसे पहले उसके हाथ से खून साफ करती है, पर फिर देखती है कि उसके हाथ में कुछ बहुत बारीक कांच के टुकड़े चुभे हुए हैं। वो अंश को देखकर कहती है अंश आपके हाथ में कांच के टुकड़े कैसे लगे। चैप्टर 7 अंश की मन की बातें। सभी अमृता की बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। इस सवाल का जवाब तो उन्हें भी चाहिए थे, पर उन्हें पता था कि अंश उन्हें जवाब नहीं देगा क्योंकि वो तो किसी भी घर वाले से बात ही नहीं करता। कोष्टक। अंश उसकी बात सुन धीरे से कहता है इसने मेरे रूम में रखा मम्मा का गिफ्ट तोड़ दिया, और धीरे से सुबकने लगता है। उसकी बात सुन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आखिर क्यों अंश ने आशी से गुस्से में बात की। अयांश भी समझ जाते हैं कि जिसे वो बस एक खिलौना समझ रहे थे वो अंश के लिए कितना कीमती है। कोष्टक। अमृता उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती, बस बहुत ध्यान से उसके हाथ से कांच के टुकड़े अलग करती है और पट्टी बांध देती है, फिर अंश को गले लेती है। अंश काफ़ी देर तक उसकी बाहों में सुबकता रहता है, फिर अलग होकर भागता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अमृता आशी के पास जाती है जो अयांश के पीछे छुपी रो रही थी। अमृता उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसे प्यार से अपने गले से लगा लेती है और कहती है शांत हो जाओ आशी, आपके भैया अभी थोड़ा गुस्सा है, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो आपसे बात करेंगे।
आशी सिसकते हुए कहती है, मम गलती से दूध गया। सच्ची? उसकी बात सुनकर अमृता उसका सर सहलाते हुए कहती है, हाँ बच्चा, मम को पता है। आशी कुछ देर में सिसकते हुए सो जाती है। अमृता उसे ले जाकर अयांश के रूम में सुला देती है। कुछ देर बाद जब वो नीचे आती हैं तो देखती है सभी अब तक वही खड़े हैं। सुहानी उसे देखकर कहती है, अमृता, अंश को देखो ना, को रूम में दूर लॉक करके बैठा है। अमृता कहती है, भाभी मैं देखती हूँ। फिर अयांश को देखकर कहती है, सुनिए, आशी सो रही है, थोड़ा डरी हुई है, उठकर रोने लगेगी, आप उसके पास जाए, मैं अंश को देखती हूँ। अंश अपना सिर हिलाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। साहिल और विशाल अपने कमरे में चले जाते हैं। अमृता और सुहानी किचन में। अमृता किचन में आते ही कुछ बनाने लगती है। सुहानी कहती है, सुहानी तुम ये सब छोड़ो, अमृता जाकर अंश को देखो, कहीं कुछ कर न ले। अमृता, नहीं भाभी, वो कुछ नहीं करेगा, अभी थोड़ा अपसेट है, कुछ देर अकेले रहने दीजिए। और उसने कुछ खाया नहीं है तो कुछ बना देती हूँ। सुहानी उसे देखते हुए, तुमने कोई सवाल नहीं किया। अमृता आटा गूंदते हुए, किस बारे में भाभी? सुहानी, अंश भैया और अंश के रिश्ते के बारे में। अमृता, किसी ने जिक्र ही नहीं किया तो मैंने पूछना सही नहीं समझा। सुहानी कुछ सोचते हुए बोलना शुरू करती है, आज से 2 साल पहले तक सब सही था। अंश भैया और अंश शिखा को अपनी शरारतों से परेशान कर दिया करते थे। अंश और भैया का बॉन्ड बहुत अच्छा था, पर आशी के बर्थ के कुछ टाइम बाद शिखा हम सबको छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद अंश भैया ने अपने आप को काम में पूरी तरह से डूबा लिया। आशी को हम सब मिलकर संभाल लिया करते थे, पर अंश इन सब में बिल्कुल अकेले पड़ गया। पता नहीं कैसे उसके मन में ये बात घर कर गई कि अब कोई उससे प्यार नहीं करता। धीरे धीरे उसने हम सब से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। सिर्फ 6 साल का है को, पर देखो अपना दर्द तक किसी को नहीं दिखा रहा है। अपने कमरे भी कभी किसी को आने नहीं देता है। खैर, मैं बस विश करती हूँ कि सब जल्द ही ठीक हो जाए। अमृता भाभी, आप चिंता मत कीजिए, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। बातों बातों में अमृता ने आलू के पराठे बना दिए थे। वो आलू के पराठे एक प्लेट में निकलती है और फ्रिज में से दही निकलकर एक जल्दी से किचन से निकलने लगती है। फिर पीछे मुड़कर कहती है, अमृता भाभी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुहानी, अंश से बात करो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं ये सब देख लूँगी। अंश का रूम। अंश अपने रूम के बेड पर उल्टा लेटकर तकिए में अपना मुंह छिपाए बस रोए जा रहा था। आज भी उसे लग रहा था कि उसके पापा उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। आज भी उन्होंने बिना वजह जाने उसे डांटा, आशी का साथ दिया। उसे तो अब आशी से अलग सी चिढ़ होने लगी थी। उसे हमेशा लगता था आशी के आ जाने के बाद से सब बदल गया। पहले उसकी मम्मा उसे छोड़ के चली गई, फिर उसके पापा जो उससे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसे बात करना बंद कर दिया। उसकी फैमिली में भी सब सिर्फ आशी का ख्याल रखते, सब ने उसे अकेला छोड़ दिया। आज जब अमृता आई तो वो भी बस आशी पर ही ध्यान दे रही है। इसीलिए उसे सुबह आशी का अमृता का पीछे पीछे घूमना, उसके हाथों से खाना खाना, उसका अमृता को मम बोलना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अमृता, जिसे वो अपनी पहली मुलाकात में ही पसंद करने लगा था, अब शायद उसे वो भी अपने आप से दूर जाती हुई दिख रही थी। हालांकि उसे खुशी हुई थी जब अमृता को उसका आशी पर चिल्लाना नहीं बल्कि उसकी चोट दिखी थी, पर अमृता अभी तक उससे बात करने नहीं आई। ये उसे कहीं न कहीं चुभ रहा था। उसे अब भी लग रहा था कि शायद अमृता भी आशी के पास होगी। वो अभी बस ये सब सोचते हुए रोए ही जा रहा था कि उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। चैप्टर 8 अंश और अमृत की बातें। उसने मुड़कर देखा तो वहां अमृता खड़ी थी। उसे देखकर वो वापस से तकिए में अपना सिर छिपा लिया। अमृता बस थोड़ी देर पहले ही कमरे में आई थी। जब उसने अंश को इस तरह तकिए में मुंह छिपाते रोते हुए देखा तो उसके आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर वो कैसे न समझती इस बच्चे के मन को, आखिर वो भी जानती है जब कोई अपना साथ न हो तो कैसा लगता है। पर अंश की सिचुएशन अलग थी। अमृता ने अपने मम्मा पापा को दिया, उसका कोई अपना उसके पास नहीं बच जिनसे वो कुछ एक्सपेक्ट करे, पर अंश की तो पूरी फैमिली होने के बावजूद अंश किसी से अपने मन की बात तक नहीं कह सकता। अमृता अपने हाथ की प्लेट साइड टेबल पर रखती है और अंश के सिरहाने बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगती है। अंश चीढ़कर कहता है, क्यों आई है आप आप भी जाए ना आशी के पास, उसे देखिए वो रो रही होगी। सबको बस उसका रोना दिखता है। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब आशी से प्यार करते हैं। अमृता कुछ नहीं कहती, बस बैठकर उसका सर सहलाती रहती है। कुछ देर इसी तरह अंश शिकायतें करता रहा और अमृता चुपचाप उसका सिर सहलाते हुए सुनती रही। शायद आज वो अंश की मन की सारी बातें जानना चाहती थी। कुछ देर बाद अंश चुप हो जाता है और तकिए से अपना मुंह बाहर निकल कर देखता है तो अमृता अब भी उसके सिरहाने बैठे उसे ही देख रही थी। अंश उठकर उसके सीने से लग जाता है और रोते हुए कहता है, अंश आप तो मुझे मम्मा किंतराज छोड़कर नहीं जाओगी ना, आप तो मुझे पापा की तरह इग्नोर नहीं करेगी ना, और क्या आप भी बाकी सबकी तरह सिर्फ आशी से प्यार करोगी? अमृता उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती, यही शांत हो जाओ बच्चा, मैं कहीं नहीं जाएगी, मैं कभी आपने इग्नोर नहीं करूंगी और सब आपसे प्यार करते हैं। चलो अब रोना बंद करो, ऐसे नहीं रोते आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है और उसका फेस एक गीले टॉवल से पोंछकर वापस लेकर आती है। फिर बेड पर बिठाकर अपने हाथ में वो प्लेट ले लेती है जिसमें आलू के पराठे और दही था। वो कहती है, इतना गुस्सा करने के बाद, इतना रोने के बाद अब तो आपको भूल लगी होगी ना, तो चलो अपना मुंह खोलो। अंश खाना देखकर कहता है, मतलब आप आशी के आप नहीं थी, आप मेरे लिए पराठे बना रही थी। अमृता एक स्माइल अपने चेहरे पर लेकर बड़े प्यार से कहती है, हम वो क्या है ना, मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे ना कुछ खाने की इच्छा होती है, मैंने सोचा कि आपको भी कुछ खिला देती हूँ तो आपका भी गुस्सा फुर करके उड़ जाएगा। और ये बोलते हुए वो अंश को अपने हाथों से खिलाने लगती है। अंश भी उसे देखते हुए खाने लगता है क्योंकि उसके राइट हैंड में तो चोट लगी थी, वरन वो किसी के भी हाथ से नहीं खाता था और न ही तो कोई उसे खिलाता था। अमृता कहती है, अंश अब जो बोली ना वो ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर आपको ऐसा लगे ना कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बताना होगा। अंश, हम। अमृता, बच्चा आप अपनी मम्मा को बहुत मिस करते हो ना, और अपने पापा को भी आओ चाहते हो ना कि वो पहले की तरह आपके साथ मस्ती करे। अंश धीरे से, हाँ। अमृता, बच्चा आप तो 6 ईयर्स के हो फिर भी अपनी मम्मा को इतना मिस करते हो, और आपके पापा वो भी कितने बड़े हैं फिर भी आपकी मम्मा को मिस करते हैं, जिस वजह से उन्होंने ज़्यादा किसी से बात करना भी बंद कर दिया। आपने और आपके पापा ने तो फिर भी आपकी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने पास उनकी यादें हैं। पर आशी बच्चा, वो तो बहुत छोटी है ना, और उसने तो कभी अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। वो भी तो उन्हें मिस करती होंगी, इसीलिए सब उन्हें ज़्यादा अटेंशन देते हैं। आपके पापा और आपके सारे फैमिली मेंबर्स ये ट्राई करते हैं कि वो अपनी मम्मा को ज़्यादा मिस न करे, पर आई एग्री कि उन्हें इस तरह से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और आप तो अपनी मम्मा के दिए एक गिफ्ट से भी इतना प्यार करते हो, तो आपकी मम्मा के सबसे बड़े गिफ्ट को प्यार क्यों नहीं करते? अंश, जो अब तक चुप था, वो आंखों में उदासी लेकर कहता है, कौन सा गिफ्ट? क्या वो पापा के पास है? मैं उनसे उस गिफ्ट को ले लूँगा और फिर हमेशा अपने पास रखूँगा। अमृता मुस्कुराते हुए उसे एक और बाइट खिलाती है और कहती है, बच्चा आपकी मम्मा आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट देकर गई है, और वो गिफ्ट है आपकी लिटिल सिस्टर। क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि आप अपनी लिटिल सिस्टर को इग्नोर कर रहे हो? अंश, सच्ची मम्मा आशी को मेरे लिए छोड़कर गई है। अमृता, हाँ, और आप तो आशी के बड़े भाई हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आशिन को प्रोटेक्ट करे। पर आपने क्या किया? आपने तो उसे इग्नोर कर दिया। सोचो, जब बाकी सब आपको इग्नोर करते हैं तो आपको बुरा लगता है, वैसे जब आपने उन्हें इग्नोर किया तो उन्हें भी तो बुरा लगा होगा ना। अंश उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है। कहीं ना कहीं अब उसे भी लगने लगा था कि उसने आशी के साथ गलत किया, पर फिर कुछ सोचकर कहता है, अंश, पर उसकी वजह से सब मुझे इग्नोर करते हैं, ये तक कि पापा भी। अमृता, एक बात बताओ, आपको इग्नोर कौन करता है? आपकी फैमिली और आपके पापा, राइट? अंश हाँ में सर हिला देता है। तो अमृता कहती है, अमृता, तो इसमें आशी की क्या गलती? वो तो हमेशा आपसे बात करने का ट्राई करती है पर आप उसे इग्नोर कर देते हो। अगर पनिश करना है तो बाकी सबको करो। इतना बोलकर वो प्लेट लेती है जिसमें अब खाना खत्म हो चुका था और किचन में रखने चली जाती है। और अंश बस अमृता की बातों के बारे में सोच रहा था। चैप्टर 9 सीक्रेट। 8:30 बजे, सिंघानिया मैंशन, डाइनिंग टेबल। इस समय डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए गायत्री जी, हर्षवर्धन जी, सुहानी भाभी, विशाल भैया, साहिल बैठे थे। अंश अब भी अपने कमरे में था। सभी को पता था कि अब वो तभी बाहर आएगा जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। आशी और अयांश भी आयंश के कमरे में ही थे। तीनों में से कोई भी अब तक बाहर नहीं आया था। अमृता किचन से कुछ लेकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वो अभी आई ही थी कि गायत्री जी उसे कहती है, अमृता, बहू अंश कैसा है? वो और हर्षवर्धन जी जब घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ क्या क्या हुआ, और ये भी पता चला कि तीनों में से अब तक कोई भी बाहर नहीं आया है, सिर्फ अमृता ही अंश से मिली है। कोष्टक। अमृता कहती है, मम्मी जी अब वो ठीक है। गायत्री जी कहती है, बहू जाकर अंश, आशी और अयांश तीनों को खाने के लिए बुला लो। अमृता जी मम्मी जी कहकर ऊपर की तरफ चली जाती है। अमृता सबसे पहले अंश के कमरे में जाती है और अंश को नीचे डिनर के लिए चलने को बोलती है। अंश अमृता को दरवाजे के पास खड़ा देख उसके पास आता है और उसको नीचे झुकने का इशारा करता है। अमृता उसका इशारा समझकर नीचे झुक जाती है। अंश उससे कुछ कहता है जिसे सुन अमृता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। जब अंश की पूरी बात सुनती है तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहले खड़ी हो जाती है, फिर अंश को अपनी गोद में उठती है और कहती है, और डील डन, ये आपका और मेरा सीक्रेट है और मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी। अंश उसे देखकर कहता है, आप मेरे फ्रेंड बनोगी और इस प्लान में मेरी पार्टनर बनोगी। अमृता उसकी बात सुनकर कुछ सोचती हुई कहती है, हाँ बिल्कुल। इतना बोल अमृता अंश को लेकर अयंश के करने की तरफ चली जाती है, जो अंश के रूम से 3 रूम छोड़कर है। अयांश का रूम। अयांश कब से आशी को नीचे चलकर खाने को माना रहा था, पर आशी जाने को तैयार ही नहीं थी। वो अभी भी उसे मानने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर अयांश खड़ा होकर गेट की तरफ जाता है और खोलता है तो बाहर अमृता खड़ी थी।
अयांश उसे देखकर गेट से साइड हो जाता है और कहता है, आप यहाँ। अमृता अंदर आते हुए कहती है, वो नीचे सब दिन के लिए वेट कर रहे हैं। अयांश कहता है, आशी नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। अमृता उसे देखकर कहती है, मैं कोशिश करूँ। अयांश हम बोलकर साइड हो जाता है और अमृत बेड की तरफ बढ़ जाती है जहां आशी अपने आप को पूरी तरह से कंबल में छुपाए हुई थी। अमृता प्यार से उसके पास जाकर उसे कहती है, आशी बच्चा चलो डिनर करने, सब आपका वेट कर रहे हैं। फिर जब कुछ देर तक आशी कुछ नहीं बोलती है तो अमृता थोड़ा सोचते हुए कहती है, ओह लगता है आशी तो सो गई, पर अब जो सरप्राइज मैं आशी को देने वाली थी उसका क्या होगा। चलो कोई बात नहीं। इतना बोल वो जाने लगती है कि अभी उसका इतना कहना ही था कि आशी झट से चादर हटाकर अमृता का हाथ पकड़ लेती है और अपनी सवाल भरी आंखों से देखने लगती है। उसे इस तरह देख अमृता आशी को गोद में उठा लेती है और उसे हक करते हुए कहती है, बच्चा आपने सुबह के बाद से कुछ भी नहीं खाया और अब भी ऐसे यहाँ बैठे हो। आशी रुवासी होकर कहती है, मम आशी नीचे नहीं जाएगी। आशी जाएगी तो भैयू खाना नहीं खाएंगे। अमृता उसे वैसे अपने सीने से लगाए कहती हैं, नहीं बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मम प्रॉमिस करती है आपसे। और फिर उसके कान में कुछ कहने लगती है जिसे सुन आशी की आंखों में एक खुशी की चमक आ जाती है, जिसे देखकर ही पता चलता है कि आशी इस समय कितनी खुश है। उसकी आंखों में एक उम्मीद दिख रही थी। आशी अमृता को कस के गले लगा लेती है और कहती है, सच्ची मम। अमृता कहती है, मुच्ची बच्चा। ये कहकर वो उसे गोद में लिए ही कमरे से बाहर की तरफ बढ़ जाती है और छोड़ जाती है पीछे एक कंफ्यूज्ड आदमी को। और भी आदमी है अयांश, जो अब तक बार यही सोच रहा था कि पिछले 1 घंटे से कोशिश करने के बाद भी वो आशी को चादर से बाहर भी न निकल सका। वही अमृता ने सिर्फ कुछ बातें बोलकर न सिर्फ आशी को चादर से निकाला बल्कि उसे लेकर नीचे भी चली गई। अब तो उसे लग रहा था कि कहीं अमृता के पास जादू तो नहीं, क्योंकि जहां अंश पूरे घर में किससे बात तक नहीं करता था उसने सिर्फ अमृता से बात की। अब आशी भी अमृता के साथ खुश रहने लगी है। इतना खुश तो वो कभी खुद उसके साथ भी नहीं रहती। एक पल को तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है और कुछ ही पलों में उसका ये सपना टूट जाएंगे। खैर वो कुछ देर में अपनी सोच से बाहर आता है और नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाता है। अभी वो सीढ़ियों पर ही होता है। वहाँ का सीन देखकर तो उसे सच में लगने लगा था वो सच में कोई सपना ही देख रहा है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वहाँ घर वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। साहिल अपने मुंह पर हाथ रखे बड़ी बड़ी आंखें किए सामने देख रहा था। सुहानी भी अपने सामने चल रहे सीन को देख शोक में थी और विशाल भैया तो बिना पलक झपकाए सामने देखे जा रहे थे। हर्षवर्धन जी और गायत्री जी मुस्कुराते हुए सामने देख रहे थे। वही हमारे अंश, अमृता और आशी। चैप्टर 10 फेमस पेंटर एएस। अभी वो सीढ़ियों पर ही होता है। वहाँ का सीन देखकर तो उसे सच में लगने लगा था वो सच में कोई सपना ही देख रहा है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वहाँ घर वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। साहिल अपने मुंह पर हाथ रखे बड़ी बड़ी आंखें किए सामने देख रहा था। सुहानी भी अपने सामने चल रहे सीन को देख शोक में थी और विशाल भैया तो बिना पलक झपकाए सामने देखे जा रहे थे। हर्षवर्धन जी और गायत्री जी मुस्कुराते हुए सामने देख रहे थे। वही हमारे अंश, अमृता और आशी सबके होश उड़ाकर अपने में ही गुम थे। आशी अमृता और अंश के बीच में बैठी थी और अमृता आशी को अपने हाथों से खिला रही थी। वही अंश आशी से कल पार्क जाने के लिए मना रहा था। पूरे घर वाले इस सीन को देखकर चौंक गए थे। आखिर ये किसी अजूबे से कम थोड़ी न था। अयांश जल्दी से अपने आप को संभालता है और साहिल की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में किसी को कुछ पता हो या न हो साहिल को सब पता होता है। अयांश साहिल के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अयांश साहिल ये क्या हो रहा है। साहिल भाई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अयांश छोटे सीधे सीधे बता ये क्या चल रहा है। साहिल भाई इस बार सच्ची में कुछ नहीं पता है। मैं और सब लोग जब थोड़ी देर पहले नीचे बैठे थे तब अमृता भाभी अंश और आशी के साथ नीचे आई और सबको इग्नोर करके ये तीनों अपने में ही बिजी है। ये तक कि आज तो कमल हो गया। अंश ने आशी से बात की तो कि कल उसे पार्क चलने को भी मना लिया। अयांश उसकी बात सुन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अंश आशी और अमृता को देखने लगते हैं। आज आशी और अंश के चेहरे पर अलग ही चमक दिख रही थी। कुछ टाइम में सब लंच करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अयांश स्टडी रूम में अपना काम करने चला जाता है और अमृता आशी और अंश को लेकर अयांश के कमरे में चली जाती है। अंश और आशी रूम में खेलने लगते हैं। कभी बेड पर चढ़कर कूदने लगते तो कभी बेड के चारों तरफ घूम घूम कर एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करने लगते। उन्हें इस तरह अपना बचपन जीता देख अमृत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आज बहुत खुश थी। उसे अंश की आंखों में वो खुशी देख बहुत खुशी हो रही थी। वो बस इन्हीं सब ख्यालों में खोई थी कि आशी और अंश आकर उससे लिपट गए। अमृता ने उन दोनों को देखा और दोनों को लेकर सोफे पर चली गई। दोनों को वहां बिठाकर बोली, आप दोनों यही बैठो, मैं बस रूम थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, फिर आप दोनों को स्टोरी सुनाऊंगी। और उसकी बात सुन अंश और आशी भी औक बोल देते हैं।
अमृत रूम क्लीन करने लगती है। आशी अंश से बातें कर रही थी कल के बारे में। कल वो क्या करेंगे, कल पर में क्या क्या गेम्स खेलेंगे, कैसे मस्ती करेंगे। आशिक भैया कल आशी खूब मस्ती करेगी। पता है वो बैड एंटी आशी को पलेशन करती है, उनको भी आशी बताएगी कि अब आशी के पास भी मम और भैया है। कितना अच्छा होता न कि पापा भी हमारे साथ आते, पर वो आते ही नहीं। ये बोल वो थोड़ा उदास हो गई। अमृता और अंश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अंश आशी को साइड से हक करके कहता है, अंश कोई बात नहीं आशी, मैं हूं ना, कल हम खूब मस्ती करेंगे। अमृता भी दोनों के पास आकर दोनों को साथ में हक कर लेती है, फिर कहती है, और मैं भी तो हूँ, आप दोनों एक साथ में भी खूब मस्ती करूंगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो दोनों को बेड पर सुला देती है और दोनों के सिर पर हाथ फेरती हुए स्टोरी सुनाने लगती है। रात के 12 बजे अयांश काम खत्म करके रूम में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर जाती है जहां उसकी पूरी दुनिया यानी अंश और आशी सुकून से सो रहे थे। उन दोनों के आसपास पिलो रखे थे ताकि वो बेड से गिर न जाए। उन्हें अच्छे से कंबल उड़ाया गया था। अयांश कुछ देर उन्हें देखता है, फिर आगे बढ़कर अंश और आशी के पत्ते पर हल्की सी किस करके वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वॉशरूम से बाहर आकर वो अपनी नाज़रें पूरे रूम में घुमाता है। आयु से जब पूरा रूम खाली मिलता है तो वो बालकनी की तरफ चला जाता है। उम्मीद के अनुसार आज भी अमृता वही बालकनी में थी, पर आज वो कोई स्केच नहीं बना रही थी बल्कि एक कैनवस को वहां पर सेट करके एक पोर्ट्रेट बना रही थी जो अंश और आशी की थी। पोर्ट्रेट में अंश और आशी साथ खड़े होकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहे थे। अभी वो पोर्ट्रेट को फाइनल टच दे रही थी। वो पेंटिंग करते हुए इतनी बिजी थी कि उसे अयांश का बालकनी में आना पता ही नहीं चला। जब पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गई तो अमृता ने पोर्ट्रेट के राइट साइड नीचे वाइट कलर के फाइन टिप वाले ब्रश से एस लिख दिया। अभी वो अपना सामान रख ही रही थी कि उसे अयांश आवाज़ सुनाई दी, तो आप ही द फेमस पेंटर एस है। उसकी बात सुन अमृत उसे एक बार पलट कर देखती है और धीरे से हाँ में सिर हिलाकर अपना सामान समेटने लगती है। अयांश फिर से कहता है, क्या आप मेरी भी एक पोर्ट्रेट बनाएगी। उसकी बात सुन अमृता अयांश को हैरानी से देखने लगती है।